हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस क्लास में जो है हिस्ट्री की सिनॉप्सिस लेके आए हैं, यानी कि एग्ज़ाम से पहले कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन को, यानी कि पूरी हिस्ट्री को हम किस तरीके से कवर कर सकते हैं, एक रिवाइज कर सकते हैं जल्दी से, एक क्विक रिवीजन के तौर पे। यानी कि हिस्ट्री की सिनॉप्सिस मैंने प्रिपेयर की है ये अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग, और मैंने जो है 2 पेजेस में पूरी हिस्ट्री, यानी कि मोस्टली जो पार्ट हमारा एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है वो मैंने इसमें कवर किया है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जहाँ से मैंने सिनॉप्सिस को स्टार्ट किया है, और हमारे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू हो जाता है, दैट इज़ महाजनपद। तो हमारे टोटल 16 महाजनपद हैं, उसमें से सबसे जो बड़ा महाजनपद था जो आगे जाके एक्सटेंड होता गया वो था मगध महाजनपद। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक ट्रिक याद रखनी है जो कि है हसीन मशूक शाह। तो इस हसीन मशूक शाह में आप देखेंगे कि यहाँ पर ह से हमारा है हर्यक वंश, ह से हर्यंक वंश, और सी से हमारा हो जाएगा शिशुनाग वंश, और न से नंद वंश, और म से मौर्य वंश, और सू से हमारा आ जाएगा शुंग वंश, और क से हमारा कण्व वंश, स से सातवाहन वंश, ISPK यानी कि इंडो शक जो हमारे आक्रमण हुए थे उनसे रिलेटेड है। आप जब इस पूरी वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो आपको रिवीजन में बहुत कम टाइम लगने वाला है। एग्जाम से पहले आप इसको जब रिवाइज करेंगे तो बहुत ही फ्रूटफुल आपको लगेगा। ट्रस्ट करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और एग्जाम से पहले तो बिल्कुल आपको एक मतलब बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो देखते हैं ISPK। पी से हमारे पहलव हो जाएंगे, और के से हमारे कुषाण, और कुषाणों से ही आगे चलकर क्या बने थे हमारे गुप्त और वाकाटक। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं हसीन मशूक शाह में ह से, यानी कि हर्यक वंश से। तो हर्यक वंश में सबसे पहले जो इसके संस्थापक थे वो बिंबिसार थे। बिंबिसार की राजधानी क्या थी? राजगृह और गिरिव्रज। ठीक है, ये इसकी राजधानी थी। उसके बाद ये सबसे पहले जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाता था, यानी ये इसका जो धर्म था वो स्टार्टिंग में जो इसके पिताजी का था या फिर इनकी जो वंश का चला आ रहा था तो वो बौद्ध धर्म था। लेकिन बाद में इसने जैन धर्म से प्रभावित होकर अपने आप को जैन धर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो बिंबिसार है उसने किस धर्म से किस धर्म में चेंज किया? तो बौद्ध धर्म से जैन धर्म में चेंज किया। सेकंड, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज इसने जो एक राजा चंद्र प्रदोत थे, अवंती के राजा थे ये, इन्होंने, अगर आपने डिटेल इस चीज़ को पढ़ा हुआ है तो आपको सिनॉप्सिस से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये जो राजा चंद्र प्रदोत थे उसको इसने ठीक किया था। इसको एक बड़े चेचक की बीमारी हो गई थी तो वो ठीक किया था। इसका जो राजवैद्य था बिंबिसार का, जीवक जीवक इसका राजवैद्य है। तो इसने इसको इस राजा चंद्र प्रदोत के पास भेज के इसको ठीक किया था, जिसकी वजह से इसने अवंती को जो है बिंबिसार को दे दिया था राजा चंद्र प्रदोत ने। एक तरीके से जैसे हम रिटर्न गिफ्ट करते हैं ना, तो उस टाइम पे जो राजा चंद्र प्रदोत था उसने बिंबिसार को क्या दे दिया था? अवंती को उसके हवाले कर दिया था, यानी इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। जो बिंबिसार है उसको श्रेणी कहा जाता है। जो बिंबिसार है उसने वैशाली को जीतने की कोशिश की थी लेकिन वो जीत नहीं पाया था। तो इस वैशाली को आगे जाके इसका बेटा अजातशत्रु जीतेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अजातशत्रु की। तो अजातशत्रु जो था, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। राजा बनने के लिए इसने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से इसको पितृहंता कहते हैं। तो पितृहंता के बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है पहली बौद्ध संगीति जो है वो अजातशत्रु के समय में ही हुई थी, और ये कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, जहाँ इनकी राजधानी थी राजगृह, उसी को गिरिव्रज भी कहते हैं। तो इसी में पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वैशाली को अजातशत्रु ने जीत लिया था, और वैशाली को जीतते समय उसने जिन हथियारों का यूज किया था वो थे रथमुसल और महाशिला कंटक। तो उसने रथमुसल और महाशिला कंटक का यूज करके वैशाली को जीत लिया था। अब बात करते हैं धर्म की। इसके पिता ने क्या किया था? बौद्ध धर्म से जैन धर्म को अपनाया था, लेकिन अजातशत्रु ने जो जैन धर्म इसके पिता का था उसको छोड़ के दोबारा से बौद्ध धर्म में आ गई। ठीक है, उसके बाद जो महावीर स्वामी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो महावीर स्वामी है वो किसके कंटेम्प्रेरी थे, यानी कि किसके समय में थे? तो वो अजातशत्रु के समय में थे। ठीक है, जो एक ही समय में जीते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? कंटेम्प्रेरी। तो वो अजातशत्रु के समय में महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट जो राजा है वो बात करते हैं हम उदयन की। उदयन
ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से इसको भी हम क्या बोलते हैं कि ये भी पितृहंता है। उसके बाद इसने अपनी राजधानी ही चेंज कर ली, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र को बनाया अपनी राजधानी। उसके बाद पटना शहर की स्थापना किसने की? उदयन ने की। चाकू गोद कर इसकी किसी ने हत्या कर दी थी। नेक्स्ट जो राजा आता है वो नागदशक आता है। नागदशक को उसके सेनापति शिशुनाग ने क्या कर दिया? उसकी हत्या कर दी। जो नागदशक था उसके सेनापति शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी, और जो शिशुनाग है उसने एक नए धर्म की स्थापना की, यानी कि एक नए वंश की स्थापना की। और वो नया वंश क्या था? अपने नाम से ही इसने इस वंश का नाम रखा शिशुनाग वंश। ठीक है, तो शिशुनाग की बात करते हैं अब हम। सबसे पहले इसका संस्थापक कौन हो गया? शिशुनाग। तो संस्थापक शिशुनाग है। इसने अवंती और वत्सराज को अपनी मतलब जीत लिया था। उसके बाद राजधानी इसने वैशाली को बनाया। उसके बाद नेक्स्ट जो राजा आता है वो आता है इसका बेटा कालाशोक। तो कालाशोक काला है इसीलिए इसको काले शब्द को हम क्या बोलते हैं हिंदी में पर्यायवाची जब करते हैं तो काक, यानी कि काला। काक का अर्थ क्या होता है? काला। तो इसको काकवर्ण भी बोलते हैं। इसने अपनी राजधानी फिर से चेंज कर ली, इसने पाटलिपुत्र बना लिया। ठीक है, ये पाटलिपुत्र किसने बनाई थी? उदयन ने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। तो कालाशोक ने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। जो दूसरी बौद्ध संगीति है वो कालाशोक के समय में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में, और कालाशोक ने क्या किया था? ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और एक ये कि इसकी दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में। पहली बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? हमारी अजातशत्रु के समय में, पाटलिपुत्र में, सॉरी राजगृह में। और जो दूसरी बौद्ध संगीति है वो कालाशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई है। नेक्स्ट जो राजा है हमारा वो है हमारा नंदीवर्मन। तो नंदीवर्मन इतना ज़्यादा मतलब कुशल योद्धा नहीं था, इसीलिए उसकी हत्या कर दी थी महापद्मनंद ने। महापद्मनंद एक योग्य और एक अच्छा जो शासक बोलते हैं उस समय का वो था। ठीक है, तो महापद्मनंद ने नंदीवर्मन की हत्या करके नंद वंश की स्थापना कर दी। तो नंद वंश में अब हम बात करते हैं। नंद वंश के संस्थापक वही हैं जो इसके लास्ट जिसको मारता है वही उसका संस्थापक हो जाता है नेक्स्ट वाले का। तो अब हम बात करते हैं नंद वंश की। नंदवंश के संस्थापक महापद्मनंद, इसको सशत्रांतक भी बोलते हैं। भार्गव, एकराट, एक छत्र, ये सब आप वर्ड एकदम से रिवाइज करेंगे तो बार बार आपको माइंड में हिट करेंगे। ठीक है, तो ये इसके नाम है, यानी इसको भार्गव भी बोलते हैं। एकराट, एक छत्र, की उपाधि धारण की थी इसने। ठीक है, उसके बाद पाणिनि इसके समय में, नंदवंश के समय में जो महापद्मनंद है उसके समय में पाणिनि इसके मित्र थे, यानी बेस्ट फ्रेंड थे महापद्मनंद के पाणिनि। ठीक है, इसने अष्टाध्यायी की पुस्तक लिखी थी। उसके बाद नेक्स्ट चीन यात्री हिनसांग महापद्मनंद के समय में आया था। उसके बाद केंद्रीय शासन पद्धति जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो शुरू किसने की थी? महापद्मनंद ने की थी। नेक्स्ट इसका आता है इसका बेटा धनानंद। नेक्स्ट आता है धनानंद। अब हम बात करते हैं धनानंद की। धनानंद ने कलिंग नहर की मतलब निर्माण करवाया था। कलिंग नहर का निर्माण करवाया। सिकंदर आया था इसके समय में, लेकिन नंदों की सेना इतनी ज़्यादा तेज थी ना, मतलब इतनी ज़्यादा संख्या में थी कि सिकंदर जो है वो डर गया था और उसकी सेना ने जो है वो आगे बढ़ने से मना कर दिया था। उन्होंने हथियार डाल दिए थे तो वो वापस लौट गए थे। और ये आगे अब मौर्य के समय में आएंगे जब तक सिकंदर मर चुका होगा। चाणक्य आया था इसके दरबार में और चाणक्य का अपमान कर दिया था धनानंद ने। तो धनानंद का जो शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य, वो उसके साथ मिलकर उन्होंने षड्यंत्र रचा और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा के इसकी बेटी दूरधरा से शादी कर ली और अपने जो गुरु था यानी जो चाणक्य था उसके अपमान का बदला भी ले लिया। तो अब चंद्रगुप्त ने जो है वो नए वंश की स्थापना की। किस वंश की स्थापना की आप सबको पता है? मौर्य वंश की। तो अब हम बात करते हैं मौर्य वंश की। सबसे पहले मौर्य वंश का संस्थापक हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य को हम इसकी शिक्षा जो है वो तक्षशिला से हुई है। इसको विशाखा दत्त ने वृषल नाम से जो है यानी एक नीची जाति का शब्द से जो है वो मतलब पुकारा था कह के, ठीक है, संबोधित किया था। जो सेल्यूकस निकेटर है, ये जो सिकंदर आया था ना धनानंद के समय में, ये सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का थल सेनापति है। तो वो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया और उसके युद्ध में हार गया। तो सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी कार्नेलिया। कार्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की।
और ये फर्स्ट महान सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद मेगास्थनीज जो है वो कार्नेलिया के साथ ही आया था। सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था ताकि कार्नेलिया को यहाँ की लैंग्वेज वगैरह समझने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये कार्नेलिया का संरक्षक बन के ही आया था मेगास्थनीज। फिर इसने यहाँ आके इंडिया के ऊपर एक बुक लिख दी थी, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक जानकारी जो है वो चाणक्य की अर्थशास्त्र से मिलती है। जो उस समय की क्या कैसी प्रथाएं थी वो सब की जानकारी किससे मिलती है, चाणक्य की अर्थशास्त्र की पुस्तक से मिलती है। उसके बाद है भद्रबाहु। भद्रबाहु से जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी और श्रवण बेलगोला में जो कर्नाटक में है वहां पर इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था सरकारी खजाने से, ठीक है। यानी सरकारी पैसे से सुदर्शन झील का निर्माण करवाने वाला सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद हम बात करते हैं बिंदुसार। बिंदुसार किसका बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य का। और बिंदुसार बिल्कुल नालायक था, यानी कि किसी काम का नहीं था, अयोग्य शासक था। इसके 3 बेटे थे, सुशीम, अशोक और तिष्य, ठीक है। इसीलिए बिंदुसार को क्या बोला जाता है कि एक अच्छे पिता का पुत्र और एक अच्छे पुत्र का पिता बिंदुसार था, ठीक है। तो डायमैक्स सीरिया से आया था और डायनोसियस मिस्र से आया था बिंदुसार के समय में। बिंदुसार को अमित्रघात भी बोलते हैं, शत्रु विनाशक बोलते हैं, भद्रसार और सिंहसेन बोलते हैं, और आजीवक संप्रदाय को मानता था बिंदुसार, ठीक है। इसी आजीवक संप्रदाय को आगे अशोक ने क्या किया था, गुफाएं दान में दे दी थी। तो अब हम बात करते हैं अशोक की। अशोक की बात करेंगे। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 269 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ। उसके 8 साल बाद यानी 261 बीसी में इसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद इसने भैरी घोष से धम घोष को अपना लिया, क्योंकि कलिंग के मारकाट से, खून खराबे से जो है वो अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था और उसने जो है वो खून खराबा छोड़ के एक तरीके से धम घोष को अपना लिया था, ठीक है। तो जो धम्म घोष अपनाने की यानी जो बुद्ध धर्म है उस चीज़ को अपनाने की जो प्रेरणा मिली थी वो निग्रोध से मिली थी, लेकिन दी किसने थी शिक्षा, उपगुप्त ने। उसके बाद जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण वंश मतलब पहले ये उसमें था, ब्राह्मण धर्म को मानता था, बाद में इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। इसीलिए इसी को हम क्या बोलते हैं, बहरी घोष से धम्म घोष। यानी ये पहले युद्ध वगैरह करता था, फिर बाद में इसने बिल्कुल छोड़ दिया था, जो कि इसकी बहुत बड़ी गलती थी। उसके बाद टैक्स 1/8 कर दिया था इसके समय में। थर्ड बौद्ध संगीति अशोक के समय में हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसने जो है वो 4 गुफाएं दान में दी थी इसके समय। इसने जो शिलालेख लिखे उनकी लिपियां कितनी थी, 4 गुफाएं दान में दी। 4 लिपियों में इसने जो शिलालेख और स्तंभलेख वगैरह लिखवाए, इसके 14 शिलालेख हैं, 7 स्तंभलेख हैं। उसके बाद जो धम्म यात्रा है, यानी इसने जो धम्म यात्रा है उसका वर्णन किया है अपने 8वें शिलालेख में। उसके बाद अंतिम शासक जो मौर्य वंश के बाद, मतलब मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो वृद्धरथ था। इस वृद्धरथ की हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने। अब पुष्यमित्र शुंग ने अगर हत्या कर दी है तो फिर इसने कोई नए वंश की स्थापना की होगी, शुंग वंश की, ठीक है। तो शुंग वंश का जो संस्थापक हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग जो है वो एक शुंग वंश एक ऐसा वंश था जो गैर क्षेत्रीय था, यानी कि वहां पर नहीं रहता था। जो दिल्ली का एरिया है, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, ये जैसे क्या है, हमारा इंडिया है, यहाँ पर क्या था, महाजनपद चला हुआ था। तो ये यहाँ पर राज करते थे, लेकिन ये यहाँ के थे नहीं, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, ये गैर क्षेत्रीय थे, ठीक है। तो गैर क्षेत्रीय कौन थे, हमारे शुंग शासक थे, गैर क्षेत्रीय थे। राजधानी इनकी पाटलिपुत्र तो थी ही, जो कि लास्ट में यही रह गई थी, ठीक है। काला शोक लेके आया था। सेकंड राजधानी इन्होंने विदिशा को बनाया और पुनः वैदिक धर्म की जो है वो स्थापना कर दी। बौद्ध धर्म के जो अशोक ने इतने सारे स्तूप वगैरह बनवाए थे सबको क्या कर दिया, खत्म कर दिया इन्होंने, बौद्ध मठ और स्तूपों को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध धर्म और स्तूपों को तोड़ने के बाद भी इसने क्या किया, जो सांची का स्तूप है उसके तांबे की खिड़की कर दी और जो पत्थर का है वो भरूत की। अब इसको याद कैसे रखेंगे हम, जो तांबे की खिड़की है वो
सांची जो है मतलब सांची के स्तूप की खिड़की इसने तांबे की थी। कैसे याद रखोगे? जैसे 7, ये स और ये तो ये क्या हो जाएगा? 7। स से सांची और त से तांबे की खिड़की, यानी सांची के स्तूप की तांबे, जो सांची का स्तूप था उसकी इसने तांबे की खिड़की लगवा दी थी नई, ठीक है, उसको रिनोवेट करवा दिया था। तो फिर 7 से आप इसको याद रख सकते हैं, स से सांची और त से तांबे। उसके बाद हम बात करते हैं भरहूत। भरहूत की पत्थर की करवाई थी। आपको याद रखना है कि दो ही, जो सांची और भरहूत दोनों को इसने रिनोवेट करवाया था। सांची का आपने 7 से याद रख लिया, जो भरहूत है उसमें आप देखो र भी है और त भी है, ठीक है, लेकिन तांबे में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें त भी है और र भी है। आप किसी भी तरीके से इस चीज़ को याद रख सकते हो कि भरूच की जो खिड़कियां थी उसने क्या किया, जो पत्थर की खिड़की करवा दी थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जातक ग्रंथ की रचना। जो जातक ग्रंथ है वो किस धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। पाणिनि ने इसके समय में अष्टाध्यायी लिखी थी, मनु ने मनुस्मृति लिखी, गार्गी ने गार्गी संहिता लिखी, और जो इसके समय में विदर्भ का युद्ध हुआ, यवन का युद्ध हुआ, लेकिन दोनों को ही इसने अपने पुत्र अग्निमित्र के साथ मिलके जो है जीत लिए थे, ठीक है। तो इस दोनों युद्धों में विजय किसकी हुई थी? नंदों की। उसके बाद जो यवन का युद्ध हुआ था उसमें डेमेट्रियस और मिनांडर दो आए थे। जो डेमेट्रियस, ये वहाँ के राजदूत थे, डेमेट्रियस और मिनांडर। मिनांडर की एक पुस्तक है मिलिंद पन्हो। इस मिलिंद पन्हो में क्या है कि जो मिनांडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी उसमें एक तरह के क्वेश्चंस लिख रखे हैं, ठीक है। यानी जैसे कि हमारी गीता है ना जिसमें कृष्ण और अर्जुन के संवाद है, इसी तरीके से इस मिलिंद पन्हो में भी मिनांडर की जो बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी उसमें इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है मिलिंद पन्हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट राजदूत आया था यवन से हेलियोडोटस। देखो हेलियोडोटस आया तब तक यहाँ पर बौद्ध धर्म की, मतलब जो ये थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने बौद्ध धर्म की ध्वस्त करना शुरू कर दिया था। तो हेलियोडोटस आया तो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने ही था, लेकिन इसको यहाँ के पता चला कि बौद्ध धर्म के खिलाफ यहाँ पर जो माहौल चला हुआ है, तो फिर हेलियोडोटस ने अपना इरादा बदल दिया और इसको जो है वो भागवत धर्म की शिक्षा लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसको किस चीज़ की धर्म की शिक्षा लेनी पड़ेगी? भागवत धर्म की। तो हेलियोडोटस ने भागवत धर्म की शिक्षा ली, और एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो किसी विदेशी राजदूत के नाम पर है, गरुड़ ध्वज अभिलेख, ठीक है। तो गरुड़ ध्वज अभिलेख किसके लिए है? हेलियोडोटस का अभिलेख है गरुड़ ध्वज अभिलेख। उसके बाद इनका जो 10th राजा था, यानी 10वां राजा, वो देवभूति था, जिसकी हत्या वसुदेव ने कर दी थी, और एक अगला वंश शुरू कर दिया था, दैट इज कण्व वंश। और कण्व वंश बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैंने अपने सिनॉप्सिस में इसको ऐड नहीं किया है, तो आपको भी पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आई एम डैम श्योर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कण्व के बाद हमारा, देखो अपनी ट्रिक पे आते हैं। हमने क्या पढ़ा है? हसीन मसूकसा में हमने पढ़ लिया हर्यंक वंश पढ़ लिया, शिशुनाग वंश पढ़ा, नंद वंश पढ़ा, मौर्य वंश पढ़ा, ठीक है। अभी हमने शुंग वंश पढ़ा। कण्व मैंने बताया ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। अब हम सातवाहन वंश पढ़ेंगे और उसके बाद ISPK, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं सातवाहन वंश पे। सातवाहन वंश आपको पता है कि ये हमारा जो है वो मातृसत्तात्मक वंश है, ठीक है। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। ये पहले महाराष्ट्र में थे। अब महाराष्ट्र कहाँ है? ये इंडिया, यहाँ पर क्या है? हमारा महाराष्ट्र है, और यहाँ पर हमारा आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो पहले ये कहाँ रहते थे? पहले ये महाराष्ट्र में रहते थे जो सातवाहन है, लेकिन जो शक शासक था नासिक का है, हमारे महाराष्ट्र में है, तो जो नासिक का शक शासक था उसने इनको इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि इनको आंध्र प्रदेश में शिफ्ट होना पड़ गया, ठीक है। इनको आंध्र प्रदेश में शिफ्ट होना पड़ गया था। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। सिमू किसके संस्थापक थे? महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश में ये शिफ्ट हो गए थे। नेक्स्ट इसका जो शासक आया वो हाल आया। हाल जो है एक योग्य शासक था, इसने गाथा सप्तमी रचना लिखी, ठीक है। गाथा सप्तमी रचना, अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो जैसे हाल है, आप किसी का हाल पूछते हो तो इसने तो पूरी गाथा ही गा के रख दी, ठीक है। यानी हाल को आप गाथा से रिलेट करके रखोगे। जो हाल था आपने उससे उसका हाल पूछा, लेकिन इसने पूरी गाथा ही गा के रख दी।
तो हाल की रचना कौन सी है? गाथा सप्तमी। उसने पूरी 7 दिन की अपनी गाथा गा के रख दी, जो कि किस में थी? प्राकृत भाषा में। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी जनरेट होता है यहाँ से कि सातवाहन वंश की भाषा कौन सी है? तो वो प्राकृत भाषा है। ठीक है, इसके बाद अगला शासक आया जीपीएस यानी गौतमीपुत्र सतकर्णी। ये बहुत ही प्रतापी शासक था। इसने जो नहपान, जिसकी वजह से अभी हमने बताया कि ये महाराष्ट्र से कहाँ पहुँच गए थे? आंध्र प्रदेश में। तो ये नहपान की वजह से, यानी नासिक के जो शक शासक थे नहपान, इसी की वजह से जो ये सातवाहन शासक थे वो आंध्र प्रदेश शिफ्ट हुए थे। तो फिर गौतमीपुत्र सतकर्णी बहुत ज़्यादा प्रतापी था, तो इसने अपना बदला लेने के लिए नहपान से युद्ध किया और नहपान मारा गया उस युद्ध में। तो जोगलथम्बी के सिक्के चलवाए जो गौतमीपुत्र सतकर्णी, यानी जीपीएस ही बोलूँगी मैं इसको आगे। जीपीएस ने जोगलथम्बी के सिक्के चलवाए, और ये जोगलथम्बी के सिक्के जो इसने चलवाए हैं उस पे जो है एक साइड, जैसे हेड और टेल होता है ना हमारे सिक्के में, तो इसके सिक्के में एक साइड तो जो ये जीपीएस की फोटो थी जिसमें ये बिल्कुल अपने रुतबे में खड़े हुए थे, और एक तरफ किसकी थी? नहपान की थी, जिसमें नहपान घुटने टेके हुए बैठा था। ठीक है, तो जोगलथम्बी के सिक्के आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है बीपीएस। अब देखो, जीपीएस जैसा लग तो रहा है बीपीएस, लेकिन बिल्कुल इसके अपोजिट था। ठीक है, जो बीपीएस है ये इसके बिल्कुल अपोजिट था। कैसे अपोजिट था? जो बीपीएस है इसने सोचा कि मैं भी जीपीएस की तरह क्या कर दूं, जो शक शासक हैं उनको ख़त्म कर दूं, यानी अपना नाम करवा लूं। तो इसने क्या किया? ये क्या है? हमारा इंडिया है। यहाँ पे हमारे थे शक, नासिक के नहपान, और यहाँ पर थे हमारे ये सातवाहन शासक। ठीक है, जहाँ पे जीपीएस था एक, और इसके बाद आ गया था हमारा बीपीएस। अब बीपीएस ने क्या किया? यहाँ से उठ के यहाँ उज्जैन के शासक, ये जो रुद्रदामन शक थे, बीपीएस ने क्या किया? मैं इससे युद्ध करता हूँ। हालांकि रुद्रदामन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रतापी थे, ये भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। बीपीएस इसको हरा नहीं पाया। ठीक है, इसका जो पासा है वो उल्टा पड़ गया था, और जैसे जैसे ये हारता दिख गया, इसने क्या किया? विवाह संबंध स्थापित कर लिए। ठीक है, इसने क्या किया? रुद्रदामन से विवाह संबंध स्थापित कर लिए। अंतिम जो इनका राजा था ये सातवाहन का, वो था यज्ञश्री। लास्ट में क्या होता है? यज्ञ होता है ना, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो सातवाहन का लास्ट शासक था वो यज्ञश्री था। उसके बाद क्या है, इन्होंने इनकी जो समय था उसमें क्या क्या प्रथाएं थी वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दैट इज़ जो सामंती व्यवस्था है, जो सामंती व्यवस्था है वो सातवाहन वंश में शुरू हुई थी। उसके बाद सातवाहन वंश में शीशे का सिक्का था, और सातवाहन शासक जो वो मात्र सत्तात्मक था। आई होप आपको इतने वंश क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ISPK। ISPK में क्या हो जाता है? आई से हमारे हो जाएंगे इंडो, और स से शक हो जाएंगे इंडो, शक, पहलव और कुषाण। और कुषाणों से ही निकल के जो सामंत होते थे ना, यानी जो जमीन वगैरह का सामान, मतलब कामकाज संभालते थे, उनको सामंती बोलते थे, सामंत बोलते थे। तो उन्हीं सामंतों में से कुछ सामंत तो गुप्त वंश बन गए और कुछ वकाटक बन गए। ठीक है, यानी जो गुप्त और वकाटक हैं वो हमारे जो कुषाण शासक हैं उन्हीं के क्या थे? जो सामंत थे उनकी। ठीक है, तो इनमें से हमने इंडो ग्रीक में हम पढ़ चुके हैं, जो कि जो यहाँ पर हमारा शुंग था, पुष्यमित्र शुंग था, उनके समय में आया था। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था जो हमारे इंडो ग्रीक शासक थे, डेमेट्रियस से शुंग राजा ने मार दिया था। मिनांडर, मिलिंद पन्होता। ठीक है, मिनांडर ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। मिनांडर ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। उसके बाद सेकंड स्टेज में कौन आया था? अंतियाल के राजदूत आए थे, हेलियोडोटस। मैंने बताया विदिशा में इनका गरुड़ ध्वज अभिलेख है, जो एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो किसी राजदूत का है। ठीक है, उसके बाद शक आए थे। शक जो है यूचियों ने भगा दिए थे। अब शक कहाँ से आए थे मैं बताने का कोशिश करती हूँ थोड़ी सी। ये क्या है? हमारा इंडिया है, और यहाँ से, यानी जो हमारे, एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, ये क्या है? हमारा इंडिया था, ये इंडिया है, और इधर से यानी कि इस साइड से आए थे, ये हमारे वेस्ट से यहाँ पर आ गए थे। और दो तो हमारे पाकिस्तान यानी कि यहाँ पर आ गए थे, जो कि हम नाम ले सकते हैं जैसे कि कंधार और तक्षशिला, कंधार, तक्षशिला। उसके बाद एक हमारा आ गया था यहाँ पर मथुरा, यहाँ पर उज्जैन, और यहाँ पर नासिक। ठीक है, तक्षशिला, कंधार, मथुरा, और ये उज्जैन, और ये हमारा आ गया नासिक।
5 जगह हमारे आए थे, आपको पाँचों जगह याद रखनी है, लेकिन हम पढ़ेंगे सिर्फ 3 को जो हमारे इंडिया में मतलब आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंधार, तक्षशिला, ये मथुरा, उज्जैन और ये नहपान। अब नहपान को तो किसने ख़त्म कर दिया था? जीपीएस ने ख़त्म कर दिया था यहाँ से, सातवाहन शासक। उसके बाद ये जो हमारा मथुरा वाला है, ये 2 हमें पढ़ने ही नहीं है। अब ये वाला जो है और ये वाला, ये 2 रह गए हमारे, ठीक है। तो जो ये वाला मथुरा वाला है, ये मालवा था, यहाँ पे मालवा है। मालवा के शासक ने इसको क्या कर दिया? मार दिया, और 58 बीसी में मारा था, ठीक है। 58 बीसी में क्या कर दिया? मालवा के शासक ने इसको, जो मथुरा का शक शासक था, उसको मार के 58 बीसी में विक्रमशिला की उपाधि, मतलब एक विक्रम संवंत चलाया था, विक्रमशिला की उपाधि धारण करके, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब मैंने ये बताया आपको, यहाँ से शक यूचुओं ने भगा दिया था, बेलंदरा पार करके आए थे, 5 जगह आए थे, कंधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, नासिक, ठीक है। मथुरा का किसने अंत किया था? मालवा के शासक ने। 2 हमें पढ़ने ही नहीं है। अब बात करते हैं नासिक की, जीपीएस ने। अब ये आगे गुप्त वंश आएगा ना, तब इसको पढ़ेंगे हम कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने। एक ये ही तो बचा है ना, उज्जैन। तो जब ये भी खत्म हो जाएगा तो जो हमारे शक हैं उनका सर्वनाश हो जाएगा, और वो किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया, ठीक है। यही लास्ट में किसको मारेगा? उज्जैन के शक शासक रुद्रदामन को मारेगा, ठीक है। जो रुद्रदामन, बीपीएस ने क्या किया था? बीपीएस गया था रुद्रदामन को मारने, लेकिन मरा नहीं, तो फिर शक शासक में सिर्फ रुद्रदामन ही बचा हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वंश, दैट इज कुषाण। कुषाण की बात करते हैं। कुषाण में 3 शासक हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको पता ही है, कनिष्क है। सबसे पहले कुशलकुड फिशस, विमकुड फिशस और कनिष्क, ठीक है। कनिष्क प्रतापी शासक है, तो हम कनिष्क को डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद राज्याभिषेक हुआ था कनिष्क का 78 ईस्वी में, जिसके उपलक्ष्य में इसने क्या किया था? शक संवंत चलवाया था। शक संवंत किसने चलवाया था? जो जब कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में, तब चलवाया था। इसकी राजधानी पेशावर और तक्षशिला। उसके बाद अशव घोष जो है, अशव घोष ये इसको किडनैप करके लेके आया था। अशव घोष को, जो कनिष्क है, वो बहुत ज़्यादा प्रतापी शासक था, और अशव घोष अपने टाइम पे बहुत अच्छे कवि थे, यानी गुरु थे। तो ये इसको अपने दरबार में उठा लाया था। तो इसका राजकवि कौन था? अशव घोष। उसके बाद जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडल वन में, वो कनिष्क के समय में हुई थी। उसके बाद इसी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म है वो 2 शाखाओं में टूट गया था, हीनयान और महायान, ठीक है। उसके बाद इसके जो दरबार में ये सब रहते थे, पार्श्व, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक। अब इस नागार्जुन को ही हम क्या बोलते हैं? शून्यवाद, भारत का आइंस्टाइन, नागार्जुन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वसुमित्र। यहाँ से हमने देखा पार्श्व, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक, ठीक है। पता होगा आपको, चरक ने चरक संहिता लिखी थी। उसके बाद नागार्जुन को हम क्या बोलते हैं? शून्यवाद, भारत का आइंस्टाइन, नागार्जुन। वसुमित्र ने महाविभाषा सूत्र, बौद्ध विश्वकोश यानी डिक्शनरी, जिसको हम एनसाइक्लोपीडिया बोल सकते हैं। महाविभाषा सूत्र किस चीज़ का है? बौद्धों का है। अब आप देखो इसको याद कैसे रखोगे? सॉरी, जो महाविभाषा सूत्र, यानी कि उस समय में बहुत ज़्यादा महान जो धर्म था वो कौन सा था? अभी तक जो भी चलता आ रहा है मोस्टली वो कौन है? बौद्ध धर्म है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है कौन सा? महाविभाषा सूत्र। सबसे ज़्यादा व्यापार जो कनिष्क का है वो रोम से होता था, और कनिष्क ने उत्तरी रेशम मार्ग पर कब्जा भी कर लिया था। जो रेशम मार्ग था वो क्या होता था? रेशम मार्ग जो है वो, अब ये देखो, जैसे ये हमारा इंडिया है और ये चाइना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर से छोड़ो तुम उसको। अब यहाँ से देखो, ये चाइना है, सॉरी, ये चाइना है, और इसके ऊपर से, यानी जो चाइना जाता था वो रोम से ही जाता था, यानी जो रेशम मार्ग है वो उत्तर में होता है हमारा, ठीक है। यानी उत्तरी रेशम मार्ग पर इसका कब्जा हो गया था, कनिष्क ने कब्जा कर लिया था, और यहाँ से इनसे क्या लेता था? टैक्स वसूलता था इधर से उधर जाने के लिए, ठीक है। ये रास्ता चाइना वालों का ही था।
और इसी पे इसने अधिकार करके और इसी पे क्या किया इसने, यानी टैक्स वसूल के जब उनको आगे जाने देता था। ठीक है, इसीलिए उत्तरी रेशम मार्ग पर कब्जा किसने किया, कनिष्क ने। हुआ ना प्रतापी शासक। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, ये जो भी हमने देखा था, हसीन मशूकशा यानी कि हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, और ये कण्व वंश मैंने बताया ज़रूरी नहीं है, सातवाहन वंश, ये इंडो शक, पहलव और कुषाण और गुप्त। ठीक है, अभी गुप्त रहते हैं, गुप्त कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम गुप्त की। गुप्त का जो है वो संस्थापक श्रीगुप्त, अगला आया घटोत्कच। इनकी सिर्फ सीरीज याद रखनी है आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आ जाता है थर्ड, दैट इज चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, वो चंद्रगुप्त मौर्य था जो चाणक्य का शिष्य था और जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी, और ये चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया और राजा रानी के सिक्के चलवाए। महाराजा धीराज, ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की इसने, और फर्स्ट शासक था, यानी पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसके समय में जो शिक्षा का केंद्र था वो उज्जैन था। उसके बाद हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त अपने आप में भरपूर समुद्र है, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इतना ज़्यादा कि ये अशोक से तुलना रखता है, सिर्फ एक कमी को छोड़ के, कि अशोक ने अपनी तलवार त्याग दी थी लेकिन समुद्रगुप्त ने अपनी तलवार नहीं त्यागी थी। ठीक है, तो इसी के साथ हम बात करते हैं अब समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। सबसे पहले कांच जो है वो इसका निकनेम था, लिच्छवी दोहित्र था। उसके बाद अशोक के विपरीत था, यानी अशोक ने मारकाट छोड़ दी थी लेकिन इसने नहीं छोड़ी। इसके बाद इसने उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी अपना विजय अभियान चलाया। ठीक है, यानी वहाँ पर भी कब्जा किया। इसको भारत का नेपोलियन बोलते हैं समुद्रगुप्त को। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है ये नेपोलियन वाला। हरिसेन जो कवि थे समुद्रगुप्त के, ठीक है, हरिसेन कवि थे समुद्रगुप्त के। हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखे हैं, यानी इसने जो जो विजय अभियान किए ना वो सब कौन लिखता गया, हरिसेन लिखता गया। एक नोटबुक साथ में रखता था और जैसे जैसे वो जीतता गया वो वैसे वैसे लिखता गया, और उसका नाम लास्ट में लाके क्या रख दिया, प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है, समुद्रगुप्त का विजय अभियान है। लिखा किसने है, हरिसेन ने, जो इसका दरबारी कवि था। उसके बाद अश्वमेधकर्ता की उपाधि समुद्रगुप्त ने ली। इसको विक्रमांक बोलते हैं, कविराज बोलते हैं। मयूर शैली के सिक्के चलवाए समुद्रगुप्त के समय में। ठीक है, उसके बाद ये बताया मैंने विजय अभियान के जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है वो हरिसेन ने लिखा है। बी ए स्मिथ ने अब इसी के समय में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट बुक्स में हम यूज़ कर सकते हैं, यानी यही बुक्स रिपीट होकर आती हैं जो मेन इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कृष्ण चरित्र पुस्तक। अब देखो कृष्ण चरित्र पुस्तक तो समुद्रगुप्त ने लिखी है, तो इनमें आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट शासक जो है फोर्थ के बाद हमने फिफ्थ, देखो ये रामगुप्त आ जाता है। रामगुप्त की जो पत्नी थी, रामगुप्त की जो पत्नी थी देवी, देवी ने क्या किया, अपने ही जो देवर थे चंद्रगुप्त द्वितीय उसके साथ मिलकर अपनी पति की हत्या करवा दी, क्योंकि ये काम का नहीं था, यानी एक योग्य शासक नहीं था। इसीलिए क्या किया, देवी ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर रामगुप्त की हत्या करवा दी और चंद्रगुप्त से इसने शादी कर ली। उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं, हाँ जी, चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों का अंत किया इसने, बताया था मैंने। शक कौन सा बचा हुआ था, उज्जैन वाला शक बचा हुआ था, रुद्रदामन। रुद्रदामन की हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय ने की और शकों का अंत करके इसने विक्रमादित्य की उपाधि फिर से धारण की। एक पहले विक्रमादित्य की उपाधि मालवा के शासक ने की थी मथुरा के शक को मार के। ठीक है, जब 58 ईस्वी में उसने क्या, सॉरी 58, हाँ 58 ईस्वी में उसने क्या किया था, विक्रम संवत चलवाया था। तो अभी चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, फिर से रुद्रदामन को मार के विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसको परम भागवत की उपाधि भी मिली है। ये न्याय का था। ठीक है, न्याय देखो खुद क्या किए बैठा है, अन्याय किए बैठा है रामगुप्त को मार के, लेकिन ये न्याय के लिए मतलब इसका बोलबाला था। हिंदू धर्म का विस्तार किया इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने। देखो फर्स्ट टाइम आया है यहाँ पे हिंदू धर्म का विस्तार चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया है। उसके बाद इसके दरबार में नवरत्न रहते थे, जैसे अकबर के दरबार में रहते हैं ना, वैसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी रहते थे। अब फाहियान आया, चीनी यात्री। यही फाहियान किसके समय में भी आया था, महापद्म नंद की में। ठीक है, जब आप इस पूरी सिनॉप्सिस को एक साथ देखोगे ना तब आपको मतलब रिलेट करना आ जाएगा।
उसके बाद हम बात करते हैं कुमारगुप्त। नेक्स्ट जो शासक है वो कौन है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने क्या किया? कुमारगुप्त ने कुछ नहीं किया। कुमारगुप्त में जो है नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाई। इसी नालंदा यूनिवर्सिटी को 1194 में 98 में किसने मार दिया था? जो बख्तियार खिलजी था उसने इसको ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, 1198 ईस्वी में। स्कंदगुप्त आया। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। निर्माण किसने करवाया था? सरकारी खजाने से चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार। स्कंदगुप्त ने इसका पुनर्निर्माण करवाया यानी रिनोवेट करवाया। उसको रिनोवेट करवाना पड़ता है ना, नहीं तो वो खराब हो जाएगी। उसके बाद हुंडों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय में। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट शासक था वो था विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त के बाद जो है वो हमारे यहाँ से ये खत्म हो जाते हैं गुप्त, और गुप्त की जगह पे आते हैं वर्धन वंश। अब एक बात आपको समझनी है, क्या बात है, ये क्या है हमारा इंडिया, ये है मेरा प्यारा भारत। ठीक है, यहाँ पे हमारे चल रहे हैं गुप्त वंश। अब यहीं पे जो नीचे है विंध्य पर्वत के पास, वहाँ पे वकाटक है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, मतलब आप भाई भाई लगा लो, यानी एक ही समय में कंटेम्प्रेरी हैं ये। ठीक है, यानी समकालीन है एक दूसरे के। तो ये दोनों यहाँ पर गुप्त वंश और यहाँ पर वकाटक। अब गुप्त वंश के बाद यहाँ पर कौन आएगा? वर्धन वंश आएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएंगे? चालुक्य आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इसकी ऊपर वाले की, कि यहाँ पर जो गुप्त वंश है उसके बाद वर्धन वंश आएगा। तो ये आ गया हमारा वर्धन वंश। वर्धन वंश में सबसे पहले संस्थापक हैं पुष्यभूति वर्धन। उसके बाद प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 बेटे हैं। उससे पहले इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। 3 संतान हैं, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री का विवाह हो जाता है ग्रहवर्मन से। राजश्री का विवाह हो गया ग्रहवर्मन से और इन्होंने कलेश पा दिया। कैसे? ये देखो, ग्रहवर्मन की दुश्मनी चल रही थी देवगुप्त शासक से। देवगुप्त ने ग्रहवर्मन को मारा। अब ग्रहवर्मन मार दिया तो बचा कौन? देवगुप्त। देवगुप्त को मारने आया इसका भाई राजवर्धन। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया। अब बचा कौन? राजवर्धन। इस राजवर्धन को देवगुप्त का एक दोस्त था शशांक। शशांक ने राजवर्धन को भी मारा और इसके बोधि वृक्ष को भी कटवाया। ठीक है, उसके बाद बचा कौन? शशांक। अब शशांक को मारा हर्षवर्धन ने। देखो कैसे बदला चल रहा है। ठीक है, आप इसको अपनी फैमिली से रिलेट करके याद कीजिएगा, तभी याद होगा। मैंने भी ऐसे ही याद किया है। हर्षवर्धन ने किसको मारा? शशांक को। अब हर्षवर्धन बच गया और इधर से कोई नहीं बचा है। तो हर्षवर्धन जब इसको मार के आया तब तक राजश्री गायब हो चुकी थी। ठीक है, तो राजश्री को खोजा इसने और लास्ट में राजश्री का संरक्षण बन के रहा है ये। इसने राजा नहीं बना ये। राजधानी कन्नौज लेके आया। इसने 3 पुस्तक लिखी। जो हर्षवर्धन है उसकी बातें चल रही हैं यहाँ पे। अब हर्षवर्धन ने शशांक को मार दिया। राजधानी कन्नौज, ठीक है, राजधानी कन्नौज को बनाई। राजश्री का संरक्षण। पुस्तक नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। आप इसको देखो, ये अपनी बहन से बहुत प्यार करता था तो उसी से रिलेट करके रखो। नाग और रतन और प्रियदर्शिका, यानी ये अपनी बहन प्रिय, मतलब बहुत ज़्यादा प्रिय थी प्रियदर्शिका। उसको एक रतन की तरह रखता था। ठीक है, कि नाग आके उस रतन को ले ना जाए। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ठीक है, तीनों पुस्तक हर्षवर्धन ने लिखी है। इसका जो दरबारी कवि था वो बाणभट्ट था। और बाणभट्ट ने ये अपनी बहन के बारे में पुस्तकें लिख रहा था, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। ठीक है, बाणभट्ट ने सोचा कि क्यों ना मैं इसी के बारे में लिख दूं। तो बाणभट्ट इसका दरबारी कवि था, वो तो राजा की ही सोचेगा। तो उसने हर्षचरित्र लिख दी बाणभट्ट ने। कादम्बरी भी लिखी बाणभट्ट ने। 2 पुस्तक बाणभट्ट की हैं और 3 पुस्तक हर्षवर्धन की है। आई श्योर कि आप हर्षवर्धन की पुस्तक नहीं भूलोगे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, ऊपर एक पुस्तक मैंने बताई थी हाल। आपने किसी का हाल पूछा था और उसने गाथा सप्तमी गा दी थी। ठीक है, ऐसे करके आप बुक्स को अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। अगर आप कहोगे, कमेंट करोगे तो मैं इस बुक के ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। ठीक है, ऐसे ही ट्रिक के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिलादित्य। शिलादित्य इसको बोलते हैं। उसके बाद अंतिम हिंदू सम्राट। हर्षवर्धन के बाद जो है पूरा उत्तर भारत शांत हो गया था, कुछ नहीं था वहाँ पे। अब दक्षिण भारत में चलेंगे हम। ठीक है, मथुरा उस समय सूती वस्त्र का केंद्र था। हेनसांग इसके दरबार में भी आया, क्योंकि देखो हेनसांग बहुत ज़्यादा राजाओं के बीच में आया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भी आया था। अच्छा, वहाँ पे क्या था वो, महापद्म नंद के समय में भी आया था। हर्षवर्धन के में भी आया। अब आगे इधर चालुक्य में भी आएगा। ठीक है,
तो आप याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, बस इसको बार बार रिवाइज करते रहना है। अब हम बात करते हैं, हेनसा आ गया। कुंभ का मेला लगता था, दक्षिण भारत का अभियान करने गया था ये नर्मदा नदी पे। चालुक्य का राजा था पुलकेशिन द्वितीय। अब चालुक्य कहाँ है वो बताना पड़ेगा पहले, 1 मिनट। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो, सॉरी 1 मिनट, ये हमारा इंडिया है। यहाँ पे क्या था हमारा, गुप्त वंश। गुप्त की जगह कौन आया, वर्धन वंश आया। ठीक है, उसी वर्धन वंश में कौन आया हमारा, ये हर्षवर्धन। अब नीचे यहाँ पे क्या चल रहा था हमारा, गुप्त वंश के साथ साथ कौन थे उनके भाईचारे में, वकाटक। वकाटक की जगह आए चालुक्य। अब चालुक्य का ही एक राजा था, ठीक है। जब यहाँ पर गुप्त वंश को छोड़ के वर्धन वंश आया होगा, तो जो वकाटक उसको छोड़ के भी तो नेक्स्ट जनरेशन आई होगी ना, चालुक्य आया होगा। तो उस चालुक्य का एक शासक था पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा शासक था, पुलकेशिन द्वितीय। इस पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी, कहाँ है नर्मदा नदी आपको पता है, यहाँ पर है नर्मदा नदी, ठीक है। तो इसी नर्मदा नदी के ऊपर आया था, यहाँ से हर्षवर्धन और यहाँ से आया ये पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य का, ठीक है। दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इसी युद्ध में जो है वो पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था। तो पुलकेशिन द्वितीय जीत गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका यही है, दक्षिण भारत का अभियान करने गया था हर्षवर्धन, नर्मदा नदी पे पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था और इसको हरा दिया था। उसके बाद राजनीतिक शून्य आ गया था इसकी मृत्यु के बाद, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो उत्तर भारत फिनिश हो गया। तो इसके साथ अभी हम नेक्स्ट वीडियो नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि आप बोर हो जाओ देखते देखते। तो दक्षिण भारत जो है, देखो हमारा, मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा रहता है यहाँ से ये वाला पोर्शन, 1 मिनट, यहाँ से ये वाला पोर्शन रहता है हमारा, ठीक है, जो कि हमारा किस में है, दक्षिण भारत में है। और यहाँ से ये चालुक्य रहता है। यकीन मानिए इतने ही आसानी से करवा दूंगी मैं, चिंता की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मैंने सिनॉप्सिस बहुत अच्छी तैयार कर रखी है। अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको दे सकती हूँ, बिल्कुल। आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूँगी कैसे, मतलब किसके थ्रू पहुँचाना है। मैं अपनी जीमेल के थ्रू, या फिर आप मुझे जीमेल पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको ये सिनॉप्सिस मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है। साथ और इन्हीं शब्दों के साथ टेक केयर, बाय बाय।